चिल्ड्रंस डे के शुभ अवसर पर आप सभी बच्चों को चिल्ड्रंस डे की शिक्षा सरोवर की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज जैसा कि आप सभी को पता है, शिक्षा सरोवर का फुलवड़िया की प्रांगण में शुभारंभ होने जा रहा आज से। और शिक्षा सरोवर नाम सबसे हम अलग हट के रखे हैं और बच्चे इसके बारे में सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। जो भी एजुकेटेड बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं, समझ सकते हैं शिक्षा का मतलब क्या होता है और सरोवर मीन्स क्या होता है। शिक्षा का मतलब होता है अध्ययन करना, पढ़ाई करना, आगे की अपने रास्ते को फ्यूचर के यानी भविष्य के लिए जो है अच्छे जगह पे जा सकें, अपने करियर को बना सकें। इसके लिए अध्ययन की ज़रूरत पड़ती है। तो शिक्षा ये हुआ। और सरोवर मीन्स होता है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, तालाब पोखर जो होता है उसको सरोवर भी बोला जाता है। सही है ना? तो हाँ, सरोवर मीन्स वही होता है। तो अब सरोवर में देखते होंगे कि बहुत तरह की मछलियाँ, उसमें बहुत तरह के स्नेक, मेढक, बहुत सारे उसमें जीव जंतु रहते हैं। ठीक है, लेकिन उससे कितना पानी भी निकालिए, कितना मछली निकालिए, तालाब से कभी कुछ घटता नहीं है। उसमें विभिन्न प्रकार के सारे प्राणी पाए जाते हैं और उसमें पानी भी जो भी रहता है वो पानी अनकाउंटेबल होता है और अनगिनत होता है। ठीक है, वो कभी उससे कितना निकाल लेते हैं, उससे घटता नहीं है। इसीलिए मैंने शिक्षा सरोवर नाम दिया है। इस संस्थान का नाम शिक्षा सरोवर इसीलिए दिया है कि यहाँ पे जितने भी बच्चे आएँ, कहीं बाहर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़े। एक जीरो लेवल से अपने करियर के लास्ट पॉइंट तक यहाँ पे शिक्षा प्रोवाइड करने के लिए ये शिक्षा सरोवर का यहाँ पे शुभारंभ आज किया जा रहा है। ठीक है, शिक्षा सरोवर आपको प्री नर्सरी से लेके बैठने से लेकर के आपके आपके करियर तक यानी जॉब तक की शिक्षा प्रोवाइड यहाँ व्यवस्था किया जाएगा। और अकॉर्डिंग टू जैसा ही आप हमारे देखे होंगे, हमारे बैनर कहाँ है? बैनर लेकर प्रियांशु। तो आप लोग भली भांति से पढ़ लिए होंगे। हमारा लक्ष्य जो है समय के अनुसार जो है, जिस तरह की समय आएगा उस हिसाब से हम प्रदर्शन देते रहेंगे, उस हिसाब से उत्कृष्ट प्रदर्शन देना है। यानी जो भी हमारी गवर्नमेंट हो या फिर शिक्षा व्यवस्था हो, जो चीज़ नया हमारे बीच आते रहेगा उस चीज़ को हम प्रोवाइड करते रहेंगे। सबसे पहले मेरा हेडिंग में ही दिया हुआ है, हमारा लक्ष्य हर मानक पर उत्कृष्ट प्रदर्शन। जैसा कि आप सभी अभी देख रहे होंगे, जितने भी हर एक घर में लगभग अभी यूट्यूब का समय आ गया है। हर एक घर में बड़ा मोबाइल है, यूट्यूब पे देखते होंगे, उस पर बहुत सारे टीचर आते हैं, बहुत ढंग से पढ़ाते हैं और बहुत कुछ व्यवस्था दिया गया है। उस व्यवस्था को भी हम यहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए प्रयासरत हैं। बस सिर्फ बच्चे के और बच्चे के पेरेंट्स का सहयोग चाहिए, तो उस चीज़ को भी हम यहाँ पे व्यवस्था कराएंगे। अब बात उससे पहले मैं कर लूँ संस्थान के बारे में, जो है शॉर्ट में हम विश्लेषण कर दिए हैं। और अब बात करूँ चिल्ड्रंस डे, बाल दिवस। कृपया शांति बनाए रखें। आज कितना तारीख है? 14। थोड़ा सा बुलेट आवाज़ में, क्योंकि मेरे आवाज़ के सामने आप सभी का आवाज़ फीका पड़ रहा है। क्योंकि कहा जाता है अकेला चना भार नहीं फोड़ता। ठीक है ना? कहावतें हैं, लोकोक्तियाँ हैं, मुहावरे हैं कि अकेला चना भार नहीं फोड़ता है। जब तक चना को भूंजेंगे उसमें कम से कम एक मुट्ठी डालना होता है, तभी वो चना जो है फूटता है। ऐसे नहीं फूटता है, नहीं तो फिर खाने में मज़ा नहीं आएगा। इसलिए आप लोग को भी मेरे साथ ज़ोरदार आवाज़ देना होगा, फिर पढ़ाई आकर्षक होगा। बोलने में, पढ़ाने में भी मज़ा आएगा और पढ़ने में भी मज़ा आएगा। ठीक है, आज कितना तारीख है? 14 नवंबर को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? बाल दिवस। क्यों मनाते हैं, किसी को पता है? चाचा नेहरू को जानते थे? कोई जानते हैं? अभी से पहले कोई जान रहे थे चाचा नेहरू को? कोई नहीं जान रहा है। हमारा जो है प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग क्या मनाते हैं? बाल दिवस, चिल्ड्रंस डे। हिंदी में कहते हैं बाल दिवस, इंग्लिश में कहते हैं चिल्ड्रंस डे। ठीक है, तो उसी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग बाल दिवस मनाते हैं, चिल्ड्रंस डे। जीवित थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, चाचा नेहरू। उससे पहले 20 नवंबर को चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन जो है 20 नवंबर को ही मेंशन किया था। सभी ने 1925 में जो है इसका मैटर रखा गया था कि
चिल्ड्रंस डे मनाना चाहिए तो कब मनाना चाहिए? 19 में इस चीज़ को सभा में यूनियन जब रखा गया था ना, यूनियन में जब इस सब बात को रखा गया था तो ये पारित हुआ था। 53 में जा कर के जो है ये मनाना चालू हो गया था। 14 नवंबर की जगह 20 नवंबर को मनाना चालू हुआ था। लेकिन जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हो जाता है 1959 में, 1959 में, तो उसके बाद से जो है हमारा भारत देश डिसीजन लिया कि नहीं, हम 14 नवंबर को नहीं, हम 14 नवंबर को मनाएंगे। अब 14 नवंबर को यानी क्यों मनाएंगे? तो क्योंकि चाचा नेहरू जी का जो है जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था। नहीं, 14 नवंबर 1889 को किसका जन्म हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। तो फिर उसके देहांत के बाद से हम लोग कितने तारीख को मनाने लगे हैं? 14 नवंबर को। तो उसके देहांत के बाद से हम लोग 14 नवंबर को मनाने लगे। बहुत सारे राष्ट्र जो है अभी भी 20 नवंबर को मनाते हैं, लेकिन हम सभी भारतीय 14 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। और अब क्वेश्चन एराइज होता है कि आप लोग कोई तो क्वेश्चन एराइज किए नहीं कि 14 नवंबर यानी चाचा नेहरू के जन्मदिन पर हम लोग क्यों मनाए? और किसी के बहुत सारे हमारे फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी बहुत सारे थे, और किसी के जन्म के उपलक्ष्य पे हम लोग मना सकते थे, लेकिन चाचा नेहरू के जन्मदिन पे ही क्यों हम लोग मनाएंगे? बाल दिवस, चिल्ड्रंस डे, चाचा नेहरू के जन्म दिवस पे क्यों मनाएंगे? क्वेश्चन बनता है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन एराइज करना होगा, तब जाके फिर जो है कॉन्फिडेंस लेवल ग्रो करेगा। नहीं तो ऐसे चुपचाप आ करके यही होगा, हम वोट भरते जाएंगे, सब छाप करके घर चला जाएगा। होगा क्या कि कॉपी घर में 1 2 4 बॉक्स बना लेना, सब भर जाएगा, पता चलेगा कि बॉक्स तो भर गया लेकिन मेमोरी खाली ही रह गया। ठीक है। और एग्ज़ाम देने जाएंगे तो क्या कहेंगे? पापा मम्मी को हम तो एग्ज़ाम में गर्दा उड़ा दिए हैं, कलम तोड़ के आए हैं। लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा गर्दा हम ही को लग गया है। ठीक है। गर्दा नहीं उड़ाना है, गर्दा उड़ाने से खुद है। उसके लिए कठिन परिश्रम करना होगा। देखिए, पढ़ने का 2 तरीका होता है, एक होता है हार्ड लेबर, एक होता है स्मार्ट लेबर। पढ़ाई अभी के समय में हार्ड लेबर यदि करके कोई सक्सेस होता तो सबसे पहले हमारे समाज के, हमारे गांव के जितने भी लेबर मजदूर हैं सबसे आगे वो रहता। क्या सही है? सही है। गलत बोल रहे हैं तो वहाँ गलत बोलना है, जहाँ सही बोल रहे हैं वहाँ समर्थन करना है। ठीक है। यदि कठिन परिश्रम से, हार्ड लेबर से सक्सेस होता आदमी तो सबसे आगे कौन रहता? मजदूर लोग। उससे ज़्यादा मेहनत कोई करता है? किसान से ज़्यादा मेहनत कोई करता है? एक ऑफिसर को देखेंगे तो सभी 6 बजे तक सोए रहते हैं, और एक किसान को देखेंगे तो 6 से 7 बजते बजते वो खेत से अपने हल बैल को लेकर के चले आते थे। अभी के समय में ट्रैक्टर आ गया है, इससे पहले क्या था? हल और बैल। तो उस समय क्या होता था, जब बच्चे लोग घर में जगते थे तब तक पापा लोग खेत जोत करके खेत से आ जाते थे हल बैल के साथ। तो वो अभी जहाँ थे वहीं पर हैं, वो कोई आगे बढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा मेहनत कौन करता है? किसान, मजदूर। मजदूर भी यहाँ भी देखते होंगे कि बहुत सारे परिश्रम करते हैं, और उसके एवज में उसको क्या मिलता है? दिन भर मजदूरी करने में 300 से 400 रुपया पर डे मिलता है। अभी के समय में 300 से 400 पर डे मिला तो मंथली कितना हो जाएगा? एक महीना में कितना दिन होता है? 30 दिन होता है। हमारे मानक में 30 दिन रखा गया है। ठीक है। तो उस हिसाब से कितना मंथली हो जाता है? 9 से 12 हज़ार या 15 हज़ार। 15 हज़ार में अभी के परिवार चलाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए हमारे समाज को एजुकेटेड होना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने में हार्ड लेबर के साथ साथ स्मार्ट लेबर करना होगा। इस शिक्षा सरोवर का कोई उद्देश्य नहीं था कि यहाँ पे आकर के, यहाँ पे पढ़ाई चल रही है, बहुत सारे संस्थान खुला भी है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हार्ड लेबर कराया जा रहा है। जिस तरह से हम जब से देख रहे हैं, जब से हमें समझदारी हुई है तब से देख रहे हैं हमारे इधर के बच्चे बहुत प्रतिभावान हैं, उसके पास बहुत सारी काबिलियत है, लेकिन वो अपने काबिलियत को, अपनी प्रतिभा को बिखेर नहीं पाते हैं, समाज के बीच दिखा नहीं पाते हैं। इसी चीज़ को दिखाने के लिए शिक्षा सरोवर इन्वेंशन किया गया है, इस चीज़ को यहाँ स्टेबल किया गया है। ठीक है। हम हार्ड लेबर के साथ साथ
स्मार्ट लेबर भी करवाएंगे। सभी बच्चे के बीच एक से एक पदाधिकारी लोग को लाएंगे और एक से एक पदाधिकारी के बीच पदाधिकारी के साथ साथ हम अपने बच्चे को वहाँ परफॉर्म करने का मौका देंगे, बच्चे को बोलने का मौका देंगे, जिससे कि हमारी बच्चे की प्रतिभा वो लोग भी देख पाएँ। ठीक है, तो इसलिए सभी को शिक्षा सरोवर के साथ जुड़ना होगा। अब देखिए, हमारे समाज में एक कुरीतियाँ हैं, गलतियाँ हैं कि हमारे सभी जितने भी बच्चे होते हैं उसके पेरेंट्स होते हैं, यानी माता पिता होते हैं। सभी के माता पिता हैं ना। इसमें देखिए, पिता जो होते हैं वो कठोर होते हैं। क्या होते हैं? निर्दयी होते हैं। और माता क्या होता है? ममतामयी होता है। माँ के जैसा ममता किसी को भी नहीं होता। ठीक है, यदि बच्चे को स्कूल में भी पीटा जाए तो माँ को ममता आ ही जाता है, इसलिए बच्चे कभी माँ के सामने नहीं पढ़ पाता है। और पिता क्या होते हैं? कठोर होते हैं। अब इस चीज़ पे मैं विश्लेषण करने जा रहा हूँ कि माँ किस तरह से पढ़ाई में गाइड करेंगे, पिताजी कैसे गाइड करेंगे। होता क्या है, बच्चे थोड़ा सा भी परेशानी में रहते हैं तो माँ क्या कहती है कि बेटा आज आराम कर लो, आज छोड़ दो, आज पढ़ने नहीं जाना है। ठीक है, और पापा क्या कहते हैं, तुम मरेगा भी ना, जाके वहीं जाके मरो, लेकिन घर में बैठे नहीं रहना है। कहाँ जाना है? हाँ, अपने स्टडी केंद्र जाओ जहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर रहा है, भले वहाँ तुम बैठे रहना, लेकिन वहीं जाओ। क्योंकि पिता कठोर होते हैं, माँ निर्दयी होते हैं, दयालु होते हैं। इसलिए माँ जो है अपने ममतामयी से कहते हैं कि बच्चे को परेशानी नहीं होना चाहिए। और पिता क्या कहते हैं कि नहीं, तुम जितना भी अभी परेशानी है सभी परेशानी को अभी झेलो। उससे फ्यूचर क्या होता है कि जब हम परेशानी का सामना कर लेंगे तो फ्यूचर ब्राइटनेस होगा। फ्यूचर क्या होगा? यानी अभी हम जितना मेहनत कर लेंगे ना, तो आगे समय में ऐसा नहीं होगा कि हमें भूख मरना पड़ेगा। हम कहीं भी रह करके अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। क्योंकि अभी के समय में हम जो भी खाते हैं, जो भी डाइजेस्ट में लेते हैं, हर एक हमारे लिए हानिकारक है। यहाँ तक कि पानी भी अब शुद्ध नहीं रह गया है। पानी भी पीने के लिए कैंट लगाया जाता है या फिर प्लांट जो लगाया जाता है प्यूरीफाई करके पीते हैं। क्योंकि अब कोई भी चीज़ शुद्ध नहीं रह गया है, तो सभी को कहाँ अब जाना पड़ता है? हॉस्पिटल। और जिस घर में शिक्षित बच्चे भी नहीं हैं या पेरेंट्स भी शिक्षित नहीं है, वो दर दर भटकते रह जाते हैं। चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो, प्राइवेट हॉस्पिटल हो, कोई किसी को हेल्प करने वाला नहीं होता है। इसलिए शिक्षा ज़रूरी है। तो पिता का जो कहना है कि अभी मेहनत करो, तुम्हें बाद में पछताना नहीं पड़ेगा, इसीलिए कहते हैं पिताजी। ठीक है, तो सभी को क्या करना है? अभी ही मेहनत करना है, अभी पीछे पढ़ाई से नहीं भागना है। माँ के ममतामयी में नहीं आना है। माँ बहुत प्यार करेगी, तो माँ को कहना है कि माँ तुम मुझे अच्छे कपड़े दो, अच्छे खाना दो, जिससे हमारी मेमोरी स्ट्रॉन्ग रहे। खाना में भी कमी नहीं करना चाहिए, ज़्यादा खाना भी नहीं खाना चाहिए, और उचित मात्रा में पानी भी पीना चाहिए, जिससे कि हमारी मानसिक संतुलन बना रहे और जो भी हम पढ़ करके आए वो हमारे मेंटेन कर पाएँ। यदि हम भोजन आहार ही संतुलित नहीं लेंगे तो जो भी पढ़ते हैं पता चलेगा कि हम 2 घंटा 3 घंटा लेक्चर दे दिए हैं और बाद में सभी घर जाते जाते सब खत्म हो गया। उसके लिए हमारा भोजन भी संतुलित भोजन होना चाहिए, सही ढंग से भोजन भी करना ज़रूरी है। फास्टिंग में ज़्यादा नहीं रहना है। ठीक है, सभी को कुछ न कुछ खा करके, पानी पी करके पढ़ाई करना है। ठीक है, तो अब छुट्टी का को बहुत अच्छा बहाना बता देता हूँ। किसी का भी माता पिता कंप्लेन करेंगे तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि बच्चे को आज ये काम था, वो काम था, ये सब हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप लोगों को हम अच्छा बहाना बता देते हैं कि जिस दिन नहीं पढ़ने आना हो हम कंटिन्यू छुट्टी ले सकते हैं और टीचर भी कुछ नहीं कहेंगे, और घर में तो कुछ नोटिस भी नहीं जाएगा कि हम स्कूल गए या नहीं। ठीक है, इसके लिए मैं बहुत अच्छा बहाना बता देता हूँ। एक ऑफिस में एक क्लर्क काम कर रहे थे, तो वो बार बार उसको छुट्टी की आवश्यकता होती थी। तो हर एक जगह एक सीनियर होता है, जैसे यहाँ पे किसी के गाइडलाइन में, जैसे हमारे गाइडलाइन में सभी बच्चे रहेंगे, उसी प्रकार से जितने भी ऑफिस रहते हैं सभी के ऊपर एक ऑफिसर रहता है। ठीक है, तो ऑफिसर उससे बोले कि किस चीज़ की छुट्टी चाहिए, आपको बराबर छुट्टी नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको आवेदन देना पड़ेगा। उन्होंने क्या नीति अपनाया? उन्होंने आवेदन दिया फादर इन लॉ मीन्स क्या होता है? फादर इन लॉ मीन्स दादाजी। दादाजी का होता है ग्रैंडफादर। हमारे बच्चे के इंग्लिश बहुत कमज़ोर होते हैं और हमारे जो पढ़ाने का स्टाइल है, हम कम से कम 50%
30 to 40%, यानी जितने भी हम पढ़ाएंगे उसका सारा हेडिंग इंग्लिश हिंदी बोथ रहेगा और ज़्यादा इंग्लिश यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी देखते होंगे जितने भी सभी को अभी 9th का रजिस्ट्रेशन हो रहा है या 10th का जो भी फॉर्म फिलअप किया होगा सभी में इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, इसीलिए इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। हिंदी के साथ साथ मैं मानता हूँ कि हमारा मदर टंग नेशनल लैंग्वेज क्या है, हिंदी है, लेकिन उसके साथ साथ इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, इसलिए इंग्लिश को भी सीखना है। इसीलिए हम इंग्लिश से कोई पीछे नहीं भागेंगे, क्योंकि हम भी आप ही के बीच हैं, हम भी आप ही लोग की तरह यहीं सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और मेरा भी कोई इंग्लिश कोई ख़ास नहीं था, लेकिन हम आप ही लोग को पढ़ाते पढ़ाते इंग्लिश इम्प्रूव किए हैं और हम इसी तरह से आपका भी इम्प्रूव कराएंगे, आपको खुद पढ़वाएंगे और आप लोगों का खुद ब खुद इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। किसी भी चीज़ से भागना नहीं चाहिए, कमज़ोरी कभी छिपाना नहीं चाहिए। जो भी कमज़ोरी रहे वो पेरेंट्स से और अपने जो भी शिक्षक होते हैं शिक्षक से एज ए ब्रदर, भाई के जैसा शिक्षक से, दोस्त के जैसा शिक्षक से बिहेव करना चाहिए। ऐसा नहीं कि टीचर हैं उससे हम क्यों बोलेंगे शर्मा के भाग जाते हैं। ऐसा करने से हमेशा आप जहाँ का तहाँ रह जाएंगे, कुछ नहीं सीख पाएंगे। शर्माने से कुछ नहीं मिलता है। यदि आप लोगों को भूख लगता है तो मम्मी से खाना मांगते हैं, बिना मांगे मम्मी जल्दी खाना नहीं देगी, क्योंकि अभी के समय में मम्मी भी क्या रहती है, बहुत सारे उसको घर में काम रहती है, वो खुद बिजी रहती है, ठीक है, इसलिए मांगना पड़ता है। इसीलिए शिक्षा भी वैसा ही है कि हम जब तक जो हमारी कमज़ोरी है हम बताएंगे नहीं तब तक उस चीज़ को नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। और कहा जाता है शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है, जितना पिएंगे उतना दहाड़ेंगे। हम सभी बच्चे को पढ़ाने का मौका देंगे, पढ़ने का मौका देंगे, इसलिए सभी हमारे साथ बने रहेंगे। और छुट्टी का जो हम बता रहे थे, फादर इन लॉ मीन्स क्या होता है, ससुर। तो उन्होंने क्या लिखा कि हमारे ससुर जी का देहांत हो गया। आवेदन में क्या लिखा, ससुर जी का देहांत हो गया, मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए। हम जाएंगे अभी उसका देहांत करेंगे, उसके बाद श्राद्ध कर्म करके ही आएंगे, तो 10 से 12 दिन की छुट्टी चाहिए। तो उसमें कितने दिन की छुट्टी मिल जाती है, 10 से 12। इसमें छुट्टी कोई रोक सकता है, नहीं रोक सकता है। तो उसको 10 से 12 दिन की छुट्टी मिल जाता है। फिर वो 10 से 12 दिन की छुट्टी लेकर के रिटर्न अपने जॉब पे आता है और फिर 2-4 दिन वर्क करने के बाद सोचता है कि फिर से मुझे 10 दिन की छुट्टी मिल जाता तो बहुत रिलीफ मिलता। तो फिर वो क्या आवेदन लिखता है, अब की बार मदर इन लॉ का देहांत हो जाता है। किसका देहांत हो जाता है, मदर इन लॉ का। तो फिर ऑफिसर सोचते हैं उस बार तो ससुर जी देहांत किए थे, तो अब की बार ये भी किया है, तो इसमें भी छुट्टी दे देते हैं। फिर से उसे 10 से 12 दिन की छुट्टी मिल जाता है, ठीक है। 10 से 12 दिन की पुनः छुट्टी मिलता है और वो छुट्टी बिताने के बाद कोई उसका मरा हुआ नहीं है, लेकिन वो छुट्टी जो है बहाने से ले रहा और आराम से अपने बच्चे के साथ आराम फरमा रहे हैं और ऑफिस का काम ऑफिसर समझे, ठीक है। तो इस प्रकार से दोबारा भी छुट्टी मिल जाता है और 10 से 12 दिन बीतने के बाद क्या होता है, पुनः फिर वो अपने काम पे लौट आता है, ठीक है। सभी साथ में बोलिए उधर से। लौटने के बाद क्या होता है कि अब तो दोनों बहाना ख़त्म हो गया, अब कौन सा बहाना हम लाएं। तो उन्होंने कहता है फिर से 2-4 दिन वर्क करने के बाद फिर से कहता है कि मेरे फादर इन लॉ, मेरे ससुर जी का देहांत हो गया है, ठीक है। तो ऑफिसर को शॉट लगता है कि इनका फादर इन लॉ मदर इन लॉ दोनों का देहांत हो चुका है, तो फिर से फादर इन लॉ कहाँ से आया। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जब हमारे फादर इन लॉ का देहांत हुआ था तो हमारे मदर इन लॉ ने दूसरा शादी कर लिया था। क्या किया, दूसरा शादी कर लिया। तो दूसरा शादी करने से दूसरा फादर इन लॉ रेडी हो गया, रेडी हुआ ना। अब दोबारा कौन डेथ किया था, मदर इन लॉ। तो फिर मदर इन लॉ ख़त्म हो गया, तो फिर पुनः क्या होता है, फादर इन लॉ दूसरे शादी कर लेते हैं, फिर दूसरा मदर इन लॉ रेडी हो गया। इस तरह से 1 पेयर डेथ होता है, 1 पेयर रेडी हो जाता है, ठीक है। यानी एक डेथ पेयर से एक का देहांत होता है तो दूसरा रेडी हो जाता है। इस तरह से आपके पास भी छुट्टी का अनेक बहाने हो सकता है, लेकिन एक जिद होना चाहिए कि मैं अपना काम जो भी रहे उसको हम कर लेंगे, लेकिन मेरी पहली प्राथमिकता है शिक्षा, शिक्षा, शिक्षा। पहली प्राथमिकता क्या है, शिक्षा। जैसे कि हमारे अभी दिनचर्या का एक बहुत बड़ा अंग क्या है,
हम लोग भोजन नहीं करेंगे तो चल पाएंगे, जीवित रह पाएंगे? उसी प्रकार से जब हम अभी शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो क्या होगा, हमारा फ्यूचर जो है अंधकार में चला जाएगा। बाद में पता चलेगा कि हमें बहुत, यानी जितने भी हम काम के लिए जाएंगे, जितने भी ऑफिशियल काम के लिए जाएंगे, हर एक जगह दूसरे का सहारा लेना पड़ेगा। और वहाँ पे आपको रसीद काटेगा 500 का, आपसे कितना रुपया मांग लिया जाएगा, 1000 रुपया। और काम होगा इस काउंटर पे ही बैठ करके, लेकिन पहले भेजेगा इस काउंटर पे, जाने के बाद उस काउंटर पे जाइए, उस काउंटर पे जाइए, दिन भर चारों काउंटर घुमा देगा, फिर लौट करके कहेगा कि आप कल आइएगा। ठीक है, इस प्रकार से भटकना होता है। यदि वही जो एजुकेटेड रहता है वो क्या जानता है कहाँ कौन सा काम होता है, कौन सा पदाधिकारी का कौन सा काम है, कौन सा स्टाफ का कौन सा काम है, तो वहाँ पर डट करके सामना करते हैं और उसका काम हो जाता है। यदि हम वो हमें इग्नोर करते हैं तो उसका रिस्पांस हम नहीं देते हैं, उसको जवाब नहीं देते हैं, तो क्या किया जाता है, और शिक्षित लोगों को बार बार दोहराया जाता है। तो ये लोग समझते हैं कि वहाँ पे अब पैसा की ज़रूरत है, जहाँ 500 लग रहा है वहाँ 1000 रुपया दे करके हम अपना काम करवा लें। यही होता है। इस चीज़ से बचने के लिए हम लोगों को शिक्षित होना होगा, तभी हमारे फ्यूचर क्या होगा, संवरेगा। ठीक है, तो यही था मेन उद्देश्य शिक्षा सरोवर का। और शिक्षा सरोवर के बारे में सभी को पता चल गया ना, शिक्षा सरोवर क्या होता है, इसका मीनिंग सभी को पता चल गया। बहुत सारे बच्चे अभी भूलेंगे क्योंकि अभी हम औरली बोले हैं और बच्चे को अभी आदत पड़ा नहीं है। हम सभी बच्चे को यहाँ पे लाएंगे और सभी को पढ़वाएंगे, हिंदी इंग्लिश जितना भी पेपर हो हम पढ़ाएंगे नहीं। टीचर का काम क्या होता है, एक दिशा निर्देश देना, मार्गदर्शन देना। जहाँ पे बच्चे को प्रॉब्लम हो रहा है वहाँ दिशा निर्देश करे, और बच्चे को खुद को मेहनत करना होता है। अभी 10th में कौन सा पढ़ रहे हैं, 10th का सिलेबस ख़त्म हो गया, आधा ख़त्म हुआ, आधा भी ख़त्म हुआ, बोलिए तभी समस्या का समाधान होगा। ठीक है, सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ, अब समय कितना बचा, 3 महीना भी नहीं बचा। फर्स्ट वीक मार्च में एग्ज़ाम होगा मैट्रिक का ना, फरवरी लास्ट में, पहले इंटर का 1 फरवरी में होगा। फिर तो पढ़ने के लिए जनवरी, दिसंबर और नवंबर आधा तो गुजर गया। ठीक है, तो कितना महीना बचा, 2.5 महीना। 2.5 महीना में कुछ फेस्टिवल आएंगे, कुछ बहाने आएंगे, कुछ सर दर्द होगा, कुछ नानी घर जाना है, कुछ मौसी घर जाना है, हर एक जगह जाना है। तो ऐसे करके कम से कम हाफ मंथ यानी 15 डे ऐसे निकल जाएगा बच्चा। 2 मंथ में सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होगा तो बच्चे का रिजल्ट अच्छा हो पाएगा। शिक्षा सरोवर ने लिखा है 10th क्लास को परीक्षा तक फ्री में पढ़ाया जाएगा और 99% फर्स्ट डिवीज़न की गारंटी लेगा। ठीक है, 90 यानी 100 बच्चे यहाँ प्रेजेंट होंगे तो उसमें 99% बच्चे को फर्स्ट डिवीज़न कराने का जिम्मेवारी किसका है, शिक्षा सरोवर का। अब कहेंगे कि सर तो गारंटी ले ली है तो हम पढ़ेंगे कायल, हम आते हैं अपना कॉपी कलम लेकर के नोट छाप लिए और चले जाएंगे। लेकिन ये समाधान नहीं है। गारंटी का मतलब, पढ़ाई का मतलब ये नहीं हो जाता है कि सारे जवाबदेही किस पे दे दें, टीचर पे दे दें। टीचर कुछ नहीं करेगा, टीचर लाख चाह लेगा तो बच्चे पास नहीं कर सकता है। और ये भी मैं कह दूं, जो बच्चे को हम रख लेंगे वो बच्चे में एक भी मैट्रिक में फेल करेगा तो हम यहाँ उस दिन संस्थान को क्या करेंगे, बंद करेंगे। ठीक है, और जो भी बच्चे उस मेरे अकॉर्डिंग मेहनत नहीं करेंगे उस सारे बच्चे को भगाएंगे। ठीक है, तो इसलिए सभी को कठिन मेहनत करना पड़ेगा। अब जो समय बचा 2 से 2.5 मंथ का, अब ये हार्ड लेबर की मेहनत नहीं बचा। अब जो सिलेबस जहाँ है उसको वहीं बंद कीजिए। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, स्मार्ट लेबर। स्मार्ट लेबर का मतलब ये होता है किस तरह से हम एग्ज़ाम में अच्छे परफॉर्म कर पाएंगे। यदि एग्ज़ाम में अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो आपके पेरेंट्स, समाज यही कहेंगे कि बच्चे पढ़ने में तेज तराक। भले आप लाख जानते हैं, हम जानते हैं, पहले ही बता दिए हैं कि हमारे समाज के बच्चे बहुत प्रतिभावान हैं। क्या हमारे समाज के बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन उस चीज़ को बिखेर नहीं पाते हैं। ठीक है, उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं और प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। बच्चे जाएंगे एग्ज़ाम में, सभी बच्चे का जब लिखेंगे ना तो सभी का हाथ ऐसे ऐसे हिलेगा, क्या लिखें। एग्ज़ाम में जा कर के सभी का बॉडी वाइब्रेट होने लगता है। लेकिन उस चीज़ को हम ख़त्म कर देंगे और सभी बच्चे को अच्छे मार्क्स दिलाने का गारंटी
हम लेंगे। अब यहाँ पे जो फ्री मेंशन किए हैं, हम अपना सेवा फ्री देंगे, लेकिन आप लोगों का जो टेस्ट लेंगे, टेस्ट में तो अपनी तरफ से प्रोवाइड नहीं करेंगे। टेस्ट में जो हम फोटोकॉपी का बजट आता है, जो भी आएगा, उसमें हम 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। सभी बच्चे आप लोग आएंगे और जितना का यहाँ नामांकन रहेगा उसी को हम टेस्ट लेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा फोटोकॉपी भी हम नहीं कराएंगे, ठीक है। और जितना हम टेस्ट लेंगे सभी को डिस्कशन भी कराएंगे। और अब की बार जो है जितने भी 10th में बच्चे मैट्रिक में एग्ज़ाम देंगे, सभी को कितना रुपया लेना है, बिहार गवर्नमेंट कितना रुपया देता है, 10,000। एक भी बच्चे 10,000 से वंचित नहीं रहेगा। जो बच्चा 10,000 से वंचित रहा उससे हम जुर्माना 1,000 लेंगे, ठीक है। तो यही सब सोच के साथ आप लोग मेहनत करेंगे। और आप लोगों का कुछ क्वेश्चन है तो एराइज कर सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन? जितना हम बोले हैं इस पे किसी का कोई क्वेश्चन है संस्थान के बारे में या पढ़ाई के बारे में, कि कहीं पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, एराइज कर सकते हैं। खुल के बोलो। बैनर पे सभी कोई पढ़ लिया होगा, नर्सरी टू 10th ऑल सब्जेक्ट, चाहे वो बच्चे हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो। यहाँ पे लिखा हुआ है BSEB एंड CSEB, है ना, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम है, ठीक है। जो भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उसको भी यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। अब इसमें जो है नर्सरी से 10th तक सभी विषय पढ़ाया जाएगा। और +2 के जितने भी इंटर के बच्चे हैं, फ़िलहाल उसको सभी विषय हम प्रोवाइड नहीं कराएंगे। उसको हम इंग्लिश जितने भी बच्चे 150 लिए होंगे, 150 में सभी बच्चे को कम से कम 120 मार्क्स की गारंटी हम देंगे। नहीं, +2 इंटर का अभी साइंस नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि खुद हम सिर्फ इंग्लिश पढ़ाएंगे। हम बताए ना कि अकेले सारा कुछ नहीं हो सकता है। उसके लिए हमारे पास फैकल्टी है, बट उसके लिए चाहिए नंबर ऑफ़ स्टूडेंट। हमारे पास जब बच्चे जुट जाएंगे तो उसके लिए भी हम व्यवस्था कर देंगे 20.5 जैसे अभी 11th में जो पढ़ रहा है उसको 12th में जाने के बाद हम उसको 20.5 प्रोवाइड कराएंगे। फिलहाल अभी इंग्लिश, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? ऐसा लग रहा है कि सब कोई पढ़ा लिखा है ही नहीं। ऐसा पढ़ाई का कोई महत्व नहीं रह जाता है। जहाँ पढ़ाई की बात हो वहाँ हम शांत बैठे रहें, ठीक है। पढ़ने का मतलब है कि यदि कहीं मौका मिल रहा है, हम तो बोलने के लिए प्रेशर दे रहे हैं, लेकिन पढ़ने का मतलब ये होता है कि जो चीज़ हम जान रहे हैं, कहीं पढ़ाई की बात हो रही है, उस चीज़ को क्या करना है, बिना बोले उस चीज़ को उस पर सामना करना है, उसका रिस्पांस लेना है, रिप्लाई देना है, ठीक है। तो नर्सरी टू 10th ऑल सब्जेक्ट, उसके बाद ये स्पेशल अपना क्षेत्र में जिस चीज़ की तैयारी कोई नहीं कराता है, उस चीज़ का तैयारी शिक्षा सरोवर की ओर से कराया जाएगा। जैसे देख, इसमें दिया है सभी विषयों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी विषय पढ़ाई जाएगी उसमें चिल्ड्रंस में, बच्चे में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाया जाएगा, ठीक है। यानी वो सही चीज़ से उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। उसके बाद नैतिक शिक्षा, यहाँ के बच्चे जो हैं बहुत हुड़दंग करते हैं, बहुत हल्ले करते हैं। किस तरह से जीवन यापन करना चाहिए, कहाँ किस तरह से बैठना चाहिए, कहाँ किस तरह से बोलना चाहिए, इस चीज़ को भी यहाँ पे सुधारना होगा, सीखना होगा। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करता है ना, पॉलिटेक्निक सभी जानता है ना, उस चीज़ का भी तैयारी कराया जाएगा। पैरामेडिकल, अभी जो बिहार गवर्नमेंट की ओर से NM GNM करता है, सभी पैरामेडिकल का फॉर्म फिलअप करके। ITI रेलवे विभाग में और बहुत सारे जगह ट्रेड की आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए ITI करना पड़ता है। उसके लिए उसका भी एंट्रेंस के लिए तैयारी कराया जाएगा, ITI का भी। उसके बाद सिमुलतला आवासीय विद्यालय के प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराया जाएगा। सिमुलतला आवासीय विद्यालय के बारे में जानता है कोई? नहीं जानता है? उसमें एडमिशन लेने के लिए एक एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम को पास करने के लिए भी तैयारी कराया जाएगा। उसके बाद नवोदय के बारे में जानता है? नवोदय, नेतरहाट, सैनिक, ये सभी स्कूल का तैयारी कराया जाएगा। अब खास स्पेशल चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि राष्ट्रीय मेधा सह प्रतिभा खोज की तैयारी। राष्ट्रीय मेधा मतलब होता है जो भी बच्चे 7th में पढ़ते हैं उसी समय से उसको ध्यान देना पड़ता है कि हम जो 7th का एग्ज़ाम देंगे उसमें कम से कम 60% से अधिक मार्क्स होना चाहिए इस चीज़ का फॉर्म फिलअप करने के लिए। वो फॉर्म फिलअप करके होता क्या है, उस 7th का
पास होने के बाद 60% प्लस मार्क्स हासिल करने के बाद क्या होता है, वो फॉर्म फिलअप करता है। उसके बाद वो एग्ज़ाम में पास करने के बाद गवर्नमेंट उसको हर एक मंथ पढ़ने के लिए कुछ ना कुछ रुपया देते हैं। कितना देता है इस चीज़ को भी मैं क्लियर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बिहार गवर्नमेंट उस चीज़ के लिए बच्चे को पढ़ने के लिए रुपया शायद 5,000 पर मंथ देता है, ठीक है। और सब प्रतिभा खोज मतलब इसमें होता क्या है, जो 9th में बच्चे पढ़ते हैं उसको 9th की एग्ज़ाम में 60% से अधिक मार्क्स हासिल करना होता है और 10th में जा कर के उसका फॉर्म फिलअप करेंगे तो वो भी पास करेंगे तो उसके लिए पर मंथ बिहार गवर्नमेंट उसको भी रुपया देगा। गार्जियन को ये दोनों में से कोई एग्ज़ाम कोई बच्चे क्लियर कर लेते हैं तो उसको मैट्रिक तक गार्जियन से 1 रुपया लेने की आवश्यकता, वो गार्जियन से लेंगे नहीं बल्कि गार्जियन को दे भी सकते हैं। 5,000 रुपया पर मंथ कम है, पढ़ने के लिए सफिशिएंट है, तो 5,000 पर मंथ बिहार गवर्नमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करते रहेगा। उसके बाद प्रतियोगी परीक्षा के लिए गणित एवं रीजनिंग, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होता है, जॉब के लिए जो एग्ज़ाम होता है उसका भी मैथ रीजनिंग का व्यवस्था किया जाएगा, ठीक है। इतना चीज़ पढ़ाई का फैसिलिटी रहेगा। अब आप लोग कोई क्वेश्चन राइज नहीं किए, अब एक और क्वेश्चन होता है कि हम लोग जो अभी 10th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं आप फ्री में दे दिए तो क्या, हम तो कहीं पढ़ रहे हैं ना, बच्चे का क्वेश्चन बनता है ना कि हम तो कहीं पढ़ रहे हैं तो आपके पास छोड़ के कैसे चलाएंगे। अब 2 मंथ बचा, 2 मंथ में हमको फेल करा दीजिएगा, क्या कराइएगा, आपका बात हम समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे, बनता है ना क्वेश्चन। लेकिन हम उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सभी बच्चे का लगभग सुबह शाम चलता है कोचिंग, स्कूल तो सभी का फॉर्म फिलअप हो गया, अभी स्कूल नहीं क्लास लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10th के लिए हम दोपहर में बैच रखेंगे और उसका बैच बिल्कुल फ्री रहेगा। जो भी हम टेस्ट में लेंगे उसमें जो फोटोकॉपी बजट आएगा उस सब से हम कलेक्शन करके लेंगे। अब रहा जितने भी बच्चे को पढ़ाएंगे नवंबर में, आज 14 तारीख हो गया, ये मंथ तक बिल्कुल फ्री कर देंगे। उसके बाद जो बच्चे को कुछ नहीं आता है सिर्फ बैठने आएंगे उसको भी बिल्कुल फ्री कर दिया जाएगा। बाकी सभी बच्चे का फ्री रहेगा, वो दिसंबर से लागू होगा, नवंबर भर फ्री चलेगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन, किसी का कोई क्वेश्चन? तो इसी के साथ अपना स्पीच को समाप्त करें। अच्छा फी, प्री नर्सरी को क्या बताए, फी कितना बताए हम? प्री नर्सरी का फी जो बच्चे सिर्फ आकर के बैठेंगे उसको कुछ नहीं आता, फ्री। उसके बाद नर्सरी टू 3, उसके बाद 4 to 6, उसके बाद 7, 8, उसके बाद क्या बचा लास्ट में? 9 and 10। अब फी स्ट्रक्चर किस तरह से है, कोई ज़्यादा फी है नहीं, इसका 150 रुपया है। और 4 to 6 250 रहेगा, और 7, 8 300, 9, 10 500। और फी अभी सभी को जो भी ज़्यादा लग रहा होगा या कम लग रहा होगा ये चीज़ को अभी डिसाइड नहीं करेंगे, डिसाइड करेंगे जब मेरे साथ 2 मंथ बिताएंगे, उसके बाद समझ में आएगा फ़ी यहाँ पे सही लिया जा रहा है या गलत लिया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद अब फी आता है किसका, 11th वाले जो भी आएंगे 11th 12th का इंग्लिश पढ़ने के लिए, उसका फ़ी क्या रहना चाहिए, कितना रहना चाहिए? उसको सिर्फ हम इंग्लिश ही पढ़ाएंगे तो उसको 300 फ़ी देना होगा, ठीक है। और फ़ी मेरा एडवांस चलेगा, हम महीना के लास्ट में नहीं लेंगे और किसी बच्चे से मांगेंगे नहीं, सभी को 1 से 5 तारीख के बीच फ़ी देना होगा, एनी हाउ देना होगा, ठीक है। अब वैसे बच्चे को बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जाएगा, वो किसी भी क्लास में पढ़ते हों जिनके माता पिता दोनों नहीं हैं,
जिसके माता पिता दोनों नहीं हैं उसको बिल्कुल फ्री। यथासंभव हम कोशिश करेंगे आगे चल करके कि उसको जहाँ तक हो हम कॉपी किताब भी प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। अब जिसके पिता नहीं होंगे, जिसके पिता नहीं होंगे उसका फ़ी में 50% डिस्काउंट, यानी जिसका फ़ी 500 रुपया होगा उसका फ़ी कितना लिया जाएगा, 250 लिया जाएगा। अब जिसके पास पिता हो माता नहीं हो तो उसको कितना लेना चाहिए, उसको 25% ऑफ करेंगे, ठीक है। यदि फ़ी जितना भी है उसका 75% लेंगे, 25% ऑफ। और सभी का फ़ी कब तक में जमा करना होगा, 1 से 5 तारीख तक में। हम किसी से फ़ी बार बार मांगने वाला काम, ये बच्चे की जिम्मेदारी होना चाहिए कि हम फ़ी जमा करें समय से। मेरा जिम्मेदारी होगा कि बच्चे को सही से गाइडलाइन करें, बच्चे को सही से सिलेबस ख़त्म करें, ठीक है। और जितने भी बच्चे 10th में हैं सभी को बुलाएंगे, ठीक है, क्योंकि 10th का बिल्कुल फ्री किए हैं। वो आकर के दोपहर में पढ़ेंगे, मेरे साथ टेस्ट देंगे। जिस तरह से मैट्रिक में एग्ज़ाम होगा, एज ए मैट्रिक एग्ज़ाम सेंटर के जैसा यहाँ एग्ज़ाम होगा, उस तरह से यहाँ एग्ज़ाम ले लेंगे। और बच्चे को एग्ज़ाम हॉल में कोई हेजिटेशन नहीं होगा, कोई डर नहीं होगा, कॉन्फिडेंस के साथ लिख करके आएंगे। और 10th वाले बच्चे खुद डिसाइड करके समय बताएंगे। काहे कि हम सुबह शाम मेरे बच्चे को क्लास चलेगा, बाकी 10th वाला का दोपहर में चलेगा, हाई स्कूल में। तो 2-4 दिन में ख़त्म हो जाएगा वो।